आपने, आपके गवर्नर ने यहाँ कहा था कि मैं 50,000 नौकरी दूंगा, कितनी दी? अभी तो सिर्फ 10,000। सर सुनिए सुनिए सुनिए, इनके एग्जाम किसने कंडक्ट किया? तो धांधली कौन कर रहा है? अगर कर रहे हैं तो फिर ये आपकी ऑफिसर्स क्या है, एडमिनिस्ट्रेशन क्या है? पार्लियामेंट के हाउस के अंदर होम मिनिस्टर कह रहे हैं कि हम जम्मू कश्मीर के अंदर इतनी इंडस्ट्रियलाइजेशन कर देंगे कि कोई आदमी वहां बेकार नहीं रहेगा। हर चीज पे घोटाला है, जिसमें आप हाथ डालेंगे वो घोटाले की है। फिर सरकार क्या चला रहे हैं आप? एडमिनिस्ट्रेशन क्या है आपका? दीजिए उनको सजा, जो लोग बच्चों के फ्यूचर के साथ खेल रहे हैं। तरक्की कर रहे हैं आप, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन किस में? क्राइम में। के जो प्रेसिडेंट है उनके द्वारा भी बयान आया है, पीडीपी की चेयरपर्सन की बात करें उनके द्वारा भी बयान आया है, कहा जा रहा है कि तिरंगे अपने घर पे रखें संभाल के। बड़ा वीडियो वायरल हुआ डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब का भी, इसको लेकर भी आपने देखा होगा वीडियो। अरे तिरंगा तो हर हिंदुस्तानी के दिल में है। नेशनल कॉन्फ्रेंस का मेन मुद्दा यह है कि अनएम्प्लॉयमेंट दूर होनी चाहिए। देश के रक्षा मंत्री जम्मू का दौरा कर चुके हैं, वो यहाँ से जा चुके हैं। उसके बाद राष्ट्रीय प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के संबित पात्रा जी यहाँ पहुँचे थे और उनके साथ किस तरीके से बातचीत हुई वो भी आपके सामने रखी। लगातार प्रदर्शन का दौर चल रहा है जम्मू की अगर बात करें। अब एक नई मुसीबत का पहाड़ जो है वो जम्मू पर आने वाला है। 1 अगस्त से आह्वान हो जाएगा 200 डिस्ट्रिक्ट जो हैं जम्मू की, उनसे जितने भी डेली वेजर्स और कैजुअल लेबर वर्कर्स हैं उन सबको बुला लिया गया है जम्मू के अंदर और ये कहा गया है कि आप सभी जम्मू पहुंचिए। पीएचई का जो हेडक्वार्टर जम्मू में है वहां पर ही ये तमाम लोग बैठेंगे। तादाद लगभग बताई जा रही है 8 से 10 हज़ार होगी इन सभी की। और एडमिनिस्ट्रेशन के लिए बड़ी चुनौती होगी किस तरीके से ये उन्हें संभालेंगे, कैसे करेंगे, क्योंकि जब पहले 4 से 500 सिर्फ डेली वेजर्स तवी पुल के ऊपर गए थे तब एडमिनिस्ट्रेशन के हाथ खड़े हो गए थे, उन्हें संभालना जो था वो मुश्किल हो गया था। लेकिन अब जब इतनी तादाद में ये लोग यहाँ पहुंचेंगे और आह्वान किया जाएगा एक बार फिर से कि हमारी मांग को पूरा किया जाए, हमें जो है परमानेंट किया जाए। और उसके बाद बाकी प्रदर्शन बात करूं, अगर एफए एस्पिरेंट्स जो हैं वो भी बैठे हुए हैं इतने दिनों से। वही एमजी नरेगा एम्प्लॉयज़ की बात करें, वो भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर के बाहर बैठे हुए। उसके अलावा बात करें अगर एनवाईसी एम्प्लॉयज़ कितने महीने बैठे रहे और उसके बाद उन्हें आश्वासन दिया गया वो हटे हैं वहाँ से, लेकिन अभी भी उनका काम नहीं हुआ। तमाम मुद्दे इस समय गरमाए हुए हैं, उन सब पर चर्चा करेंगे। आज हमारे साथ कोई और नहीं बल्कि नेशनल कॉन्फ्रेंस की अगर बात करें, जम्मू प्रांत की बात करें, हमारे साथ प्रोविंशियल प्रेसिडेंट रतन गुप्ता जी हैं। सीधी बातचीत करेंगे क्योंकि हाल ही में इनके मेंबर पार्लियामेंट ने एफए एस्पिरेंट्स का मुद्दा जो था वो पार्लियामेंट में उठाया, वहाँ पर भी बात रखी गई, मेमोरेंडम सौंपा गया देश के गृह मंत्री को भी। अब क्या कुछ हुआ आगे सब कुछ जानते हैं, इनसे बातचीत करते हैं और ये किस तरीके से देख रहे हैं इस समय जम्मू के अंदर स्थिति बनी हुई है। तो चलिए बात करते हैं। सबसे पहले सर, बहु एक्सप्रेस पर सबसे पहले आपका स्वागत है। थैंक यू वेरी मच जी। सबसे पहला सवाल यही रहेगा सर, एफए एस्पिरेंट्स के साथ शुरू करूंगा। आपके मेंबर पार्लियामेंट में उनका मुद्दा उठाया, मेमोरेंडम भी सौंपा गया मंत्री को। क्या कोई आगे का रास्ता खुलता नजर आ रहा है इन बच्चों के लिए, क्योंकि लगातार ये बच्चे बैठे और दूर दराज से बच्चे यहाँ पहुंच रहे हैं प्रदर्शन में। पठानकोट से लेकर दूर दराज सुंदरबनी रजौरी तक के बच्चे यहाँ पहुंच रहे हैं, प्रदर्शन का हिस्सा बन रहे हैं। देखिए बदकिस्मती की बात है कि देखिए इनसे एप्लीकेशंस ली गई 2020 में, इन्होंने वो फार्म भरे, उसके बाद इनका एग्ज़ाम हुआ। एग्ज़ाम जिन्होंने पास किया ऑटोमेटिकली उनकी लिस्ट बनी, सिलेक्शन लिस्ट बनी। अब उस सिलेक्शन लिस्ट को लेके ये बैठ गए। चाहिए तो ये था कि वो सिलेक्शन जो भी है, कौन बच्चे आए, आप सिलेक्शन लिस्ट निकालिए ताकि बच्चे अपने अपने, और उनकी फिर वेरिफिकेशंस भी हो गई। आप अंदाज़ा लगाइए, वेरिफिकेशंस भी हो गई उन सब की। अब वो इंतज़ार कर रहे थे कि हमें कब लेटर मिले, अपॉइंटमेंट लेटर मिले और हम अपनी अपनी जगह पे पोस्ट हों। लेकिन बदकिस्मती ये हुई कि जब से 2014 से मैं समझता हूँ कि ये जो सरकार बनी हुई है, पहले उन्होंने पीडीपी के साथ मिलके की और आजकल तो अब इनकी अपनी है, 18 के बाद तो इनकी अपनी सरकार है। जिस ढंग से हर चीज़ पे करप्शन चल रही है, ये तो मैं समझता हूँ कि कहीं इस किस्म की मिसाल आपको कहीं नहीं मिलेगी। अंदाज़ा लगाइए। सेंट्रल गवर्नमेंट को समझ जाना चाहिए था जब मलिक साहब ने कहा कि साहब मुझे 2 पार्टीज़ ने अप्रोच किया है, वो 150 करोड़ रुपए की ऑफर दे रहे हैं कि उनकी फाइलों पे दस्तखत करें आप। ये गवर्नर कह रहा है इस रियासत का। और उसके बाद क्या हुआ, सीबीआई की इंक्वायरी हो रही है, चल रही है, और जो बातें सामने आ रही हैं हैरान कुन है
इनके अपने लोग उसमें इन्वॉल्व हैं, यहाँ की कमिश्नर लेवल के लोग यहाँ इन्वॉल्व हैं, पॉलिटिशियंस इन्वॉल्व हैं। ये तो हम नहीं कह रहे ना, तो लोग देख रहे हैं, लोग बेवकूफ़ थोड़ी हैं। जम्मू कश्मीर के लोग बड़े सियाने हैं, वो देखते हैं कि साहब ये क्या हो रहा है रियासत के अंदर। उसके बाद जो भी आप स्कैम, आपका आधा जम्मू कश्मीर तो सड़कों पे है। आप डेली वेजेस की बात लीजिए, कब का के चल रहा है ये मसला। पानी वाले पीएचई वाले डेली वेजेस हैं, कभी वो नलके बंद कर रहे हैं, पानी बंद हो रहा है, चेक कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। अरे फैसला करें ना आप, यस या नो, जो करना कर कीजिए। मतलब इतनी देर तक उनके, आप तो बाल बच्चों को लेके बेचारे वो सड़कों पे आते हैं। उसके बाद जो यहाँ पे आप, पहले तो नौकरी यहाँ मिलती नहीं है। आपने, आपके गवर्नर ने यहाँ कहा था कि मैं 50,000 नौकरी दूंगा, कितनी दी? और जो दी आपने, कौन सी नौकरी दी? उसमें स्कैम की लिस्ट है, स्क्रैप कर दी आपने। शर्म आनी चाहिए यार। सिलेक्टेड लिस्टें जो हैं उसको आपने स्क्रैप किया, क्यों? कि उसमें घोटाले हैं, हर चीज पे घोटाला है, जिसमें आप हाथ डालेंगे वो घोटाले की है। फिर सरकार क्या चला रहे हैं आप? एडमिनिस्ट्रेशन क्या है आपका? कहाँ है वो आपकी एजेंसीज? मतलब अब एसआई की जहाँ सिलेक्शन हुई है, वहाँ की लिस्ट बनी, उनको तो लेटर इशू हो गए, और आप कह रहे हैं कि वो उसमें घोटाला है। किसने किया? अकाउंटेबिलिटी कीजिए ना, दीजिए उनको सजा, जो लोग बच्चों के फ्यूचर के साथ खेल रहे हैं। आज जम्मू कश्मीर के अंदर बच्चों का, आने वाली नस्लें आपको क्या कहेंगी? आप अंदाजा लगाइए। मैं तो ये कह रहा हूँ, आप एडमिनिस्ट्रेशन में कह रहे हैं नीट एंड क्लीन चल रहा है जी, हम आसमान पे पहुंच रहे हैं, तरक्की कर रहे हैं आप, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन किस में? क्राइम में। परसों आपने पढ़ा होगा 10% क्राइम आपका बढ़ा है। तरक्की हो रही है, क्राइम में हो रही है ना। और तो कोई तबका मुझे बता दीजिए जो खुश है जम्मू कश्मीर के अंदर, एक तबका बता दीजिए। क्या मजदूर खुश है? आप मजदूर भी बाहर से ला रहे हैं क्या? यहाँ पे जो अनएम्प्लॉयड यूथ है, डिग्रियाँ ली हैं डॉक्टरी की, MBBS, PhD किए हुए हैं बच्चे, MSc, MA, ग्रेजुएट्स, कहाँ जाएंगे वो? अगर अपने जम्मू कश्मीर में जहाँ के वो रहने वाले हैं, अगर वहाँ उनको नौकरी नहीं मिलेगी तो क्या पटना वाले उनको नौकरी देंगे? या जोगी जी उनको नौकरी देंगे? कहाँ मिलेगी उनको नौकरी? आप मुझे बताइए। मुझे, हम तो ये इनसे सवाल कर रहे हैं कि साहब इन आने वाली नस्लों का, आने वाले फ्यूचर जो हमारे बच्चों का है, क्या है? बच्चों की जॉब गारंटी नहीं है आपके पास। लद्दाख और जम्मू कश्मीर, आप कहते हैं जम्मू कश्मीर को हमने बहुत कुछ दे दिया, बड़ा किया। क्या दिया आपने? लद्दाख वालों को तो जॉब गारंटी मिल गई है, लैंड गारंटी है वहाँ पे। कोई आदमी लद्दाख के बाहर का वहाँ नौकर नहीं हो सकता। यहाँ तो PN से लेकर टॉप नौकरी जो है वो बाहर वालों को मिल रही है। जम्मू कश्मीर के बच्चे कहाँ जाएंगे आप? अपनी जो जिन स्टेटों में आपकी हुकूमत है वहाँ आप अपने डोमिसाइल्स को दे रहे हैं नौकरी, वहाँ तो नहीं आप बाहर से दे रहे हैं किसी को। हिमाचल में आप मुझे बताइए, 5 बल्ले जगह लेके देखिए, बताइए मुझे, आपकी सरकार है ना वहाँ पे। जम्मू कश्मीर को क्यों आप लूटने पे आए? ये सवाल हम भारतीय जनता पार्टी के लोगों से भी करते हैं। रविंद्र राणा जी हाल ही में किया, उन्होंने कहा कि बहुत कुछ बदला है। उन्होंने कहा है कि 25-30 साल बाद जो है लाल चौक में तिरंगे ही तिरंगे नजर आए हैं हमें इस बार। बोलते हैं बड़ा बदलाव जो है, क्रांति की लहर जो है वो लाल चौक में दिखाई दे रही है हमें। और साफ तौर पर अब कश्मीर का युवा जो है वो पत्थर नहीं उठा रहा, तिरंगा उठा रहा है। वो कह रहे हैं बदलाव ये हुआ है। जॉब भी देंगे, लेकिन सबसे पहले जो बड़ा बदलाव है तिरंगे को लेकर, हर घर तिरंगा कैंपेन इस समय जोरों शोरों से चलाया जा रहा है उनके द्वारा। कैसे देखते हैं इस कैंपेन को भी, और जो लाल चौक में तिरंगा हर जगह पर था उसे भी कैसे देखते हैं, जो बयान उनके द्वारा आया गया है? बदकिस्मती है, मैं समझता हूँ कि एक हिंदुस्तानी को कहा जा रहा है कि तिरंगे की रिस्पेक्ट करे। अरे तिरंगा तो हर हिंदुस्तानी के दिल में है। इसी तिरंगे को लेके हमारे बुजुर्गों ने यहाँ पे कुर्बानियाँ दी हैं। आज़ादी ऐसे नहीं मिली है, इसी तिरंगे की बदौलत ही आज़ादी मिली थी। आन शान हमारी जो है तिरंगा है। और ये कह रहे हैं कि तिरंगा वहाँ चढ़ता नहीं रहा कश्मीर में। 1947 के बाद 26 जनवरी को वहाँ झंडा कौन चढ़ाता था? तिरंगा चढ़ता था नहीं। 15 अगस्त को वहाँ कौन चढ़ाते थे? हम लोग यहाँ अपने हेडक्वार्टर पे तिरंगा चढ़ाते हैं। 26 जनवरी को और 15 अगस्त को यहाँ तिरंगा चढ़ता है। अरे क्यों आप
इस एक हमारी जो सेंटिटी है तिरंगे की, क्यों आप उसको तबाह बर्बाद करने पे लगे? तिरंगा दिलों में है, हर आदमी की, इसका फर्ज है, हर आदमी का फर्ज है अपने घर पे लहराए वो। हम कहते हैं लहराए वो तिरंगा, क्यों नहीं लहराएगा? ये हर इंसान की जो हमारी वो पहचान तिरंगा है, वरना हम क्या हैं? लेकिन फिर बयानबाजी क्यों? आप ही, आपके भी अगर बात करें, आपके जो प्रेसिडेंट हैं उनके द्वारा भी बयान आया है, पीडीपी की चेयरपर्सन की बात करें उनके द्वारा भी बयान आया है, कहा जा रहा है कि तिरंगे अपने घर पे रखें संभाल के। बड़ा वीडियो वायरल हुआ डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब का भी इसको लेकर भी, आपने देखा होगा वो वीडियो। आपने शायद उनकी जुबान सुनी नहीं, वो क्या कहा? उन्होंने कहा अपने घर पे लाइए, घर पे लगाइए ना, वही तो कह रहे हैं, हम भी तो वही कह रहे हैं। मेरे लीडर ने भी यही कहा कि घर पे लगाइए ना। हमने कभी ना, अब ये परसों उमर साहब ने कहा भाई तिरंगा हमारी पहचान है। आप क्या किस तरफ ले जा रहे हैं मुल्क को? लगता है कि तिरंगे के नाम पर सियासत हो रही है। लोगों को किस तरफ ले जा रहे हैं? जो हमारे पहचान की चिन्ह है, आज आप उस पर भी उंगली, उसको भी डिस्कशन में ला रहे हैं, उस पर भी उंगली उठा रहे हैं कि वो तिरंगे को पसंद करते हैं, हम ज़्यादा तिरंगे को पसंद करते हैं, दूसरे काम करते हैं। भैया तिरंगा हर हिंदुस्तानी की जान है, शान है। आपको लगता है कि जो मुद्दे इस समय हावी हैं उन पर ध्यान भटकाने के लिए तिरंगे की आड़ में राजनीति की जा रही है भारतीय जनता पार्टी द्वारा? बदकिस्मती यही है ना, यही हम कहते हैं कि ये सरकार लोगों के काम की तरफ तवज्जो देना। अनएम्प्लॉयमेंट इशू है, यहाँ की तरक्की इशू है। जम्मू कश्मीर के अंदर हो क्या रहा है आप अंदाजा लगाइए। मतलब 2019 के बाद यहाँ मुझे बताइए, जब पार्लियामेंट के हाउस के अंदर होम मिनिस्टर कह रहे हैं कि हम जम्मू कश्मीर के अंदर इतनी इंडस्ट्रियलाइजेशन कर देंगे कि कोई आदमी वहाँ बेकार नहीं रहेगा। मैं आपसे पूछता हूँ कितनी इंडस्ट्री लगी है, कितने लोग एंगेज हुए हैं? बल्कि मेरा दावा है कि 50,000 से ज़्यादा डिफरेंट कंपनी से हमारे बच्चे जो हैं निकाल दिए गए। अब किन की बात कर रहे हैं? अब लोगों की तो, लोग तो परेशान हैं ही हैं, दिक्कतों से परेशानी है। आप हालत देखिए जाके, ये फ्लड जो लेटेस्ट फ्लड आया इसमें कि पूरा जम्मू कश्मीर आपका सैलाब आया है ज़बरदस्त। कितना नुकसान हुआ है लोगों का, कितने पुल बैठ गए हैं, कितनी सड़कें बैठ गई हैं। बात उसकी करो ना। आप अंदाज़ा लगाइए, आप कह रहे हैं कि भाई यहाँ दर्जनों स्कूल ऐसे हैं यहाँ पानी अंदर आता है, जितना बाहर नहीं बरसता अंदर आता है। छोटे छोटे बच्चे जो हैं बाहर बेचारे दरख्तों के नीचे बैठ के इतनी गर्मी में, बात वो करें ना। बात ये करें कि यहाँ हमारी सड़कें जो बुरी हालत है सड़कों की, हमें कैसे वहाँ पे सड़कें का जाल बिछाना है, बात वो करें। बात करें कि अनएम्प्लॉयमेंट जो है किस ढंग से हमने इसको ख़त्म करना है। 2 टाइम की रोटी के लिए तरस रहे हैं लोग, ये ख़त्म कैसे करना है, ये इसको कैसे हमने मिटाना, ये करने वाली बात है। आप बात कर रहे हैं तिरंगे की, आप बात कर रहे हैं कि भाई मुल्क के अंदर इस किस्म की दीवारें खड़ी करने की कौमों के अंदर। फारूक अब्दुल्ला इतने बड़े सियासी नेता हैं, वो मेंबर पार्लियामेंट हैं, पार्लियामेंट में इतनी बार आते ही आते हैं। अभी सदन, जब सदर चल रहा था पार्लियामेंट का, तब भी वहाँ पर थे, उन्होंने अपने जो था वो रुख रखा वहाँ पर। क्या जो इस समय जम्मू के मुद्दे हैं, क्या वो होम मिनिस्टर से मुलाकात होती है, वहाँ पर प्रधानमंत्री से मुलाकात होती है? एक सियासी नेता है, उनका अपना वर्चस्व है, जम्मू कश्मीर के राजनेता हैं, सीएम रह चुके हैं इतनी बार जम्मू कश्मीर की बात करें। क्या उनकी बातचीत हुई है? डेली वेजेस को लेकर साफ तौर पर बात कर रहा हूँ मैं, यहाँ पर जो इतने सालों से वो जद्दोजहद लग रहे हैं और उनके परिवार भी सड़कों पर आ चुके हैं, क्या उनका लेकर कोई बात हुई है उनकी? वहाँ पर उन्होंने जम्मू कश्मीर के मुद्दे वहाँ पर रखे हैं कि यहाँ पर अनएम्प्लॉयमेंट है, डेली वेजेस जो हैं उनके लिए कोई मसला हल करिए, उनको परमानेंट करने के लिए ऑर्डर निकालिए, क्योंकि एलजी तो आप ही का दिन आते हैं। ऐसा कुछ आपके द्वारा उनके तक कोई बात आप तक पहुंची हो तो बताएं। देखिए सर, नेशनल कॉन्फ्रेंस का मेन मुद्दा यह है कि अनएम्प्लॉयमेंट दूर होनी चाहिए। जो लोग परेशानियों में जूझ रहे हैं उनकी परेशानियां दूर होनी चाहिए, ये नेशनल कॉन्फ्रेंस के मुद्दे हैं। जिन लोगों को जख्म आए हैं इस दौरान, उन जख्मों को कैसे हमने मलहम लगानी है, ये नेशनल कॉन्फ्रेंस का मुद्दा है। आज नेशनल कॉन्फ्रेंस ये कह रहे हैं कि हम यहाँ पे तमाम जो एजुकेशन के इंस्टीट्यूशंस हैं उनको सही ढंग से चलाने के लिए, इस वक्त हालत आपके सामने है। हॉस्पिटल्स की हालत देखिए, आप जाइए किसी गांव में, आप जाए ना, पता चले आपको कि क्या हालत है वहाँ पे। आपको वहाँ दवाई नहीं मिलेगी, अगर दवाई होगी तो डॉक्टर नहीं होगा, अगर डॉक्टर होगा तो वहाँ उसके पास ऐसे औजार नहीं होंगे जो उसको ट्रीटमेंट कर सके। ये हालत आपके हॉस्पिटल्स की है। आपने जब यहाँ कोरोना के दौर में, कोरोना जब हुआ उसके दौर में आपने हालत देखी यहाँ। तो मैं ये कह रहा हूँ साहब,
करने का हमारे लीडरों ने, ये जो आप AFA का कह रहे हैं, ये हाँ, ये हमने वहाँ मसला उठाया। इसकी बात की। हाँ बिल्कुल, हमारे यहाँ पे वो मेरे पास आए, वो बच्चे आए, वो डेपुटेशन उनका मुझसे मिला। मैंने कहा कि मेरे डॉक्टर साहब आ रहे हैं, डॉक्टर साहब फारूक साहब आ रहे हैं, मेंबर पार्लियामेंट है, आप लाइए अपना मेमोरेंडम, हम आपका केस पार्लियामेंट के अंदर उठाएंगे और पार्लियामेंट सेंटर के साथ बात करेंगे। वो बेचारे आए, मैंने उनको डॉक्टर साहब के साथ मिलाया, उन्होंने अपनी पूरी हकीकत बताई और वाकई वो तो कि शर्मनाक बात है यार। 2002 से 20 को उन्होंने फार्म भरे, एग्ज़ाम दिया, एग्ज़ाम पास किया, जो बच्चे पास हुए उनके वेरिफिकेशन हुई, और फिर आप कह रहे हैं कि भाई इसमें धांधली हो सकती है। आप कह रहे हैं एग्ज़ाम किसने कंडक्ट किया, तो धांधली कौन कर रहा है? अगर कर रहे हैं तो फिर ये आपकी ऑफिसर्स क्या हैं, एडमिनिस्ट्रेशन क्या है? मतलब आप किसी भी, अब फायर वाले आपके सामने, सर्विसेज के लोग भी जो है वो भी इंक्वायरी की मांग कर रहे हैं। फायर सर्विसेज वाले हैं, आप अंदाजा लगाइए ये एडमिनिस्ट्रेशन यहाँ का है या ये एक करप्शन का अड्डा बन गया है? मैं, हमारा यही कहने का मकसद है। आपसे क्योंकि आप प्रोविंशियल प्रेसिडेंट हैं जम्मू के, और हालांकि 1 अगस्त को डेली वेजेस ने आह्वान दिया है, उनके मेंबर जो RPHE यूनाइटेड फ्रंट के मेंबर हैं उनसे मेरी बातचीत होती रहती है, हम उनके लाइव करते हैं जब न्यूज़ करते हैं, तो उन्होंने मेरे को ये कहा है, उन्होंने ये 1 अगस्त को जो है वो तमाम 10 डिस्ट्रिक्ट जो जम्मू के हैं वहाँ के 10,000 लगभग तादाद के लोग जो हैं वो PHE जो चीफ इंजीनियर का ऑफिस है वहाँ पर बैठने वाले हैं आकर, और जब इतने लोग जहाँ पर बैठ जाएंगे आकर, उन्होंने कहा है कि आप अपना बंदोबस्त करके आइएगा, ये लड़ाई अब जो रुकेगी नहीं, और पूरे लोग अब एकजुट होकर जो है हम सड़कों पर उतरेंगे और हम प्रदर्शन करके सरकार द्वारा। क्या ये मांग जो है, क्योंकि मेरा सत्र चल रहा है, पार्लियामेंट की बात करें, वहां पर डॉक्टर साहब जो है वो उठाएंगे, आप बातचीत करेंगे इनके लिए कि इनके लिए भी बात उठाइए, क्योंकि उनके मेंबर पार्लियामेंट जगरूप किशोर शर्मा जी ने बात उठाई थी लेकिन अब तक कोई सुनवाई नहीं हुई। शायद डॉक्टर साहब, क्योंकि वो 2 बार CM रह चुके हैं, कितनी बार CM रह चुके हैं, उनकी बात सुनी जाए वहां पर। देखिए साहब, डेली वेजेस का ये जो मुद्दा है PHE वालों का, नेशनल कॉन्फ्रेंस ने हमेशा इसकी सपोर्ट की, क्योंकि ये जेन्युइन मसला है। मेरी हुकूमत से दरख्वास्त है कि आप, कब से ये मसला चल रहा है, आप एक हाई लेवल कमेटी बनाइए और इनसे बात कीजिए, इनको बुलाइए आप, और मैं तो LG साहब को कहूँगा। बहुत बड़ा बुलाया सर, कुछ नहीं होगा, लेकिन क्या देश को पता चलना चाहिए कि सदन के अंदर इनकी बात जो है वो नेशनल कॉन्फ्रेंस के फॉर्मर चीफ मिनिस्टर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला भी उठा रहे हैं, उनके मेंबर पार्लियामेंट उठा रहे हैं। आप, क्योंकि आप मैं आपके मुख से सुनाता हूँ, लोगों को आश्वासन होगा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस खाली कहती नहीं करेगी, जैसे FA की बात की, ऐसे डेली वेजेस का मुद्दा फिर नेशनल कॉन्फ्रेंस के मुख से उठेगा। ठीक है, हमारे डॉक्टर साहब ने, मैं उनको रिक्वेस्ट करूंगा कि हम ये मसला जो है पार्लियामेंट के अंदर उठाएंगे, लेकिन मसला पार्लियामेंट के उठाने से हल नहीं होगा। लेकिन देश के सामने तो आएगा कि जम्मू कश्मीर के अंदर क्या चल रहा है। देश के सामने हमने ये मसला बहुत बार उठाया है, और मैं ये कहता हूँ, हम लोग जो नेशनल कॉन्फ्रेंस ये चाहती है कि LG साहब को फौरी तौर पे इनके लीडरों को बुला के उनके साथ समझौता करना चाहिए। ये लिंगर आंक वाली पॉलिसी जो है गलत है, बहुत गलत है। आज वो 10,000 के करीब खुद मुलाजिम बैठ रहे हैं, कल के उनके बच्चे आके सड़कों पे बैठ जाएंगे, उनके परिवार आके बैठ जाएंगे, तब कौन संभालेगा? सवाल किसी प्रॉब्लम को हल करने का है, सरकार का यही होता है। मतलब सरकार को कोई अगर प्रॉब्लम इम्पोज होती है तो उसको हल करके तभी सुलझती है बात, और बातचीत से सुलझेगी, ऐसे नहीं सुलझेगी भाई किसी को भेज दिया आपने, बात कर रहे अच्छा जी परसों हो जाएगा, ये परसों तरसों देख देख के ये बेचारे तंग आ गए हैं। तंग आमद बजंग आमद, आपको पता ही नहीं है शायद इनकी हालत क्या है। बच्चे इनके स्कूलों से निकाले गए हैं। अभी तो सिर्फ 10,000। सर सुनिए इनके साथ क्या हो रहा है। इनके बच्चे जो स्कूलों में पढ़ रहे थे निकाल दिया गया, फीस नहीं दे सकते, 2 टाइम की रोटी नहीं है, 6 महीने से उनकी तनख्वाह नहीं मिली है, कहाँ जाएंगे ये? मैं LG साहब से पूछता हूँ कि जब 6 महीने इनकी तनख्वाह नहीं मिल रही है, 6 महीने से ज़्यादा इनको तनख्वाह नहीं मिल रही है डेली वेजेस को, या इनके बच्चे जो हैं स्कूलों में कैसे जाएं? वो पैसा इनके पास है नहीं, तो आप करेंगे क्या? इसका एक ही हल है। मैं LG साहब से दरख्वास्त करूंगा कि इनके लीडरों को बुलाइए और फौरी बुला के उनसे इसका कोई हल निकालिए। हर चीज़ का हल निकल सकता है, ये नहीं बात कि भाई कोई प्रॉब्लम पड़े और उसका हल नहीं निकल सकता। अगर नहीं निकल सकता तो मैं समझता हूँ कि फिर ये आपकी एडमिनिस्ट्रेशन जो है टोटली नकारा है। ये इस काबिल ही नहीं है कि ये छोटी छोटी प्रॉब्लम में हल नहीं कर सके। तो मैं समझता हूँ कि ये मसला जो है ये इंसानी मसला है, उन बच्चों का मसला, छोटे छोटे बच्चे जो हैं उनके परिवारों का मसला है। ये 1-2 नहीं, 60,000 के करीब ये मुलाजिम है, ये जो डेली वेजर है।
और इनके 60,000 परिवार किस ढंग से, एक परिवार में अगर 5 लोग भी हों तभी 2.5-3 लाख के करीब जो हम लोग जो हैं वो आपकी तरफ देख रहे हैं कि आप क्या फैसला कर सकते हैं या क्या फैसला करेंगे। मेरी एलजी साहब से ये दरख्वास्त है, मैं फिर दरख्वास्त करूंगा कि साहब ये डेली वेजेस का मसला फौरी हल कर दीजिए। ये बिल्कुल ह्यूमैनिटी पे बेस कर रहा है और 20-20, 25-25 साल से वो बेचारे डेली वेजेस का काम कर रहे हैं, आज से नहीं कर रहे हैं। आप एक लाइन बना लीजिए कि साहब हम 7 साल इसका टाइमिंग रखा है, अब देखिए इसमें जस्टिफिकेशन क्या है, लेकिन करिए कुछ। ये आपका मतलब अनदेखी करना मैं समझना एक अच्छे एडमिनिस्ट्रेशन के लिए और एक अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर के लिए अच्छी बात नहीं होती। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ बने रहने के लिए। फिलहाल आज नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रोविंशियल प्रेसिडेंट रतनलाल गुप्ता जी हमारे साथ से सीधी बातचीत की है, तमाम पहलुओं पर चर्चा करी है। ऐसा कोई भी मुद्दा नहीं है जो मैंने साथ डिस्कस नहीं किया है। भलीभांति राजनीति को जानते हैं और जिस तरीके से FA एस्पिरेंट्स इनके पास पहुंचे थे मदद के लिए, इन्होंने डॉक्टर साहब से उनको मिलवाया। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला जी की बात करें, उनके मेंबर पार्लियामेंट ने ये उनका मुद्दा पार्लियामेंट में उठाया। लेकिन डेली वेजेस की अगर बात करें तो उनसे जुड़ा सवाल जब पूछा है तो साफ तौर पर इनके द्वारा आश्वासन दिया गया है कि डॉक्टर साहब से बातचीत की जाएगी और उनका मुद्दा भी जो है वो पार्लियामेंट में एक बार फिर उठाया जाएगा। हालांकि पार्लियामेंट में 2 बार ऑलरेडी डॉक्टर जुगल किशोर शर्मा जी उठा चुके हैं, लेकिन अब तक कुछ हुआ नहीं उसका हल। लेकिन अब अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस या बाकी जितने भी पार्लियामेंट जो जहां से हैं जम्मू कश्मीर के वहां उठाते हैं मुद्दा, तो विपक्ष अगर प्रेशर बनाता है तो शायद सरकार जो है वो गहरी मुद्रा से जागे और उनके लिए कुछ करे, क्योंकि मुसीबत बड़ी आने वाली है जम्मू के ऊपर। क्योंकि अगर 10,000 से ज्यादा डेली वेजेस जो है काम छोड़ जो है जम्मू के अंदर सिटी के अंदर बैठ जाएंगे तो यहां पर भी सड़कें बंद होंगी, क्योंकि उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि राजभवन भी अगर जाना पड़ा तो वहां भी जाएंगे, कहीं भी जाना पड़ा तो हम जाएंगे, लेकिन हम अपना हक जो है इस बार लेकर रहेंगे, अब पांव पीछे नहीं हटने वाले। तो बड़ी अपडेट आप लोगों को बता रहा हूं मैं यहां से कि 1 अगस्त से जो है आह्वान और लड़ाई तेज होगी और ये डेली वेजेस का आह्वान है कि 1 अगस्त से जो है हम आह्वान करने वाले हैं और हम सड़कों पर उतर जाएंगे। तो अब एडमिनिस्ट्रेशन किस तरीके से रुक देती है, क्या कोई बैठकों का दौर चलता है, क्योंकि चीफ इंजीनियर जो है PH विभाग उन्हें भी फिलहाल सस्पेंड कर दिया गया है। अब सरकार के नुमाइंदे किस तरीके से इस मुद्दे को लेते हैं ये भी आने वाले दिनों में पता चल ही जाएगा। फिलहाल आज की बातचीत आप किस तरीके से देखते हैं कमेंट बॉक्स में रखिएगा। बाकी बड़ी तो आप डिस्कस बन रहे हैं बाहु एक्सप्रेस पर। देर के साथ शुरू मिलेंगे बाहु एक्सप्रेस के लिए। जय हिंद।